Okay, so we are starting. Hello everyone, myself Sahil Garg, and today we are having the demo session for the CFA Level 1 program. फॉर्मली डेमो सेशन के अंदर जाने से पहले एक बारी सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। सीएफए के थ्रू हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू बिकम द पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वी आर ट्राइंग टू बिकम द फंड मैनेजर्स इन फ्यूचर। तो obviously we should have an idea about something so that we will be able to perform better in the industry, right? That is why there are 3 levels in the CFA जिसको हमें पास करके CFA चार्टर होल्डर मिल जाता है। नहीं, after completing the 3 levels and showing the work X of 4000 years, we will be able to gain the charter holder, and this will be the respectable designation into the finance industry. थोड़ा सा सब्जेक्ट्स को लेके बातें करते हैं, एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव। साकेत, आयुष, प्लीज बी इंटरेक्टिव, ठीक है? यस सर। ओके, हम सीएफए के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो वी कैन डिवाइड द इन्वेस्टमेंट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. One is the traditional and one is the alternate. We are just having an overview कि हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इक्विटी, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बॉन्ड्स. बॉन्ड्स मार्केट किस तरीके से काम करती है थ्रू फिक्स्ड इनकम, राइट? अब इस बॉन्ड मार्केट को वी आर वेरी वेरी फेमिलियर विद द इक्विटी मार्केट्स. हम नॉर्मली निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिक्स्ड इनकम मार्केट, प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट दिस फिक्स्ड इनकम मार्केट कि ये तो भाई एफडी की बात हो गई, अगर बॉन्ड की बात हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप ऑफ ही बात हो रही है. यस, दिस विल इंक्लूड सम पार्ट ऑफ एफडी, लेकिन मेजरली यहां पर हम मनी मार्केट्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? हाउ द चेंजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट विल चेंज द वैल्यूएशंस ऑफ द बॉन्ड्स, ये समझने की कोशिश करेंगे. अच्छा गाइस, प्लीज टेल मी, व्हाइल आई एम डिस्कसिंग द इक्विटी, क्या आपको ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लाइंड नजर नहीं आते? आयुष, साकेत, यस सर। ओके, ठीक है जी. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करने, वी नीड टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ताकि हम अपनी डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर सकें, राइट? एंड साइमल्टेनियसली अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बातें करूं, सो देयर विल बी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेंचर कैपिटल, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, हमारा कमोडिटी मार्केट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है जी. गाइस एक बात बताइए, वेन एवर वी आर डिसाइडिंग अपॉन कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले आई विल बी लुकिंग इनटू द डेटा. मुझे डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा. अगर मैं एक फोन खरीदने भी जाता हूं, तो मैं बहुत सारे वेंडर्स का डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं. सिमिलरली व्हेन आई विल बी चूजिंग द इन्वेस्टमेंट्स फॉर मी और माय क्लाइंट, आई हैव टू डिसाइड कि कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे या मेरे क्लाइंट के लिए अच्छी है. देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ब्लंट डेटा. एक ब्लंट डेटा प्रोवाइड होगा. अब उस ब्लंट डेटा से मुझे मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालनी है, तो मुझे डेटा से बातचीत करनी आनी चाहिए. मुझे उस डेटा को मीनिंगफुल चीजों के अंदर कन्वर्ट करना है. दैट इज व्हाई वी विल बी रीडिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, एंड फॉर दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है? सो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा? हमने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, वन, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, FSA and QM, 5 subjects. Now imagine yourself as a finance manager of a company. जब आप फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन पे जाते हैं, इन दैट केस योर डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट. आपको डिसाइड करना है कि पैसा कहां से आएगा,
और किस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में वो पैसा लगना चाहिए ताकि हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़े, मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल हो। ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो उसकी वैल्यूएशन में उछाल आएगा, राइट? तो मैं पैसा कहां से मंगवाऊं और किस किस जगह पे इन्वेस्ट करूं। दैट इज वाई द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर दिस विल बी कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाउ गाइस, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सुना होगा। आयुष, साकेत, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। Yes, sir. ठीक है जी। Yes, नाउ sir. वी विल बी, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहा हूं देन मेरे को अपनी पोजीशंस को हेज करना पड़ सकता है। अब हेज का मतलब यहां पर हेज फंड से कंफ्यूज मत करना अपने आप को। हेज मींस सेफगार्डिंग माई सेल्फ। ठीक है, हेज मींस इज डिफरेंट, हेज फंड इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम बात करेंगे इसके बारे में थ्रू आउट द करिकुलम। ठीक है, मुझे अपनी पोजीशंस को हेज करना पड़ सकता है, मुझे अपने आप को सेफगार्ड करना पड़ सकता है। सो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग दी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब ये डेरिवेटिव क्या चीज है, देखिए डेरिवेटिव, अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को तोड़ना चाहूं तो मैं दो भागों में बांट सकता हूं। डेरिवेटिव, डेरी मतलब डेरिवेशन, वेटिव मतलब वैल्यूएशन। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एनी अदर अनदर इंस्ट्रूमेंट, कोई और एसेट से वो अपनी वैल्यूएशन को डिराइव कर रहा है, राइट? तो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, स्वॉप्स, ये अपने आप में कोई वैल्यूएशन गेन नहीं रखते हैं, अपने आप में इनकी कोई वैल्यूएशन होती नहीं है, ये अपनी वैल्यूएशन को किसी और चीज से डिराइव कर रहे होते हैं, राइट? सो हाउ द डेरिवेटिव मार्केट्स विल वर्क, हाउ वी विल बी एबल टू यूटिलाइजिंग दोज डेरिवेटिव्स, ताकि मैं अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकूं, अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकूं। ऑल्सो ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरली कि आप हमेशा डेरिवेटिव के अंदर हेजिंग करने जाओगे। समटाइम्स वी गो टू द डेरिवेटिव मार्केट फॉर द स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी एज वेल। स्पेक्यूलेशन का मतलब बेटिंग, शर्त लगाना, ठीक है, सट्टा खेलना। सो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट डेरिवेटिव। ठीक। अब गाइस एक बात बताओ मुझे, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, अल्टीमेटली माय गोल इज टू बिकम द पोर्टफोलियो मैनेजर। एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, क्या आप एक ही देश में इन्वेस्ट करोगे या आपको मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए? प्लीज बताइए, आयुष, साकेत, प्लीज बताइए। Multiple. मल्टीपल, और मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे जियोपॉलिटिक्स का आइडिया होना चाहिए। करेंसीज किस तरीके से अपनी वैल्यूएशंस को फेच कर रही हैं, मुझे उसका आइडिया होना चाहिए। इकोनॉमिकल सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है, इकोनॉमिकल साइकिल कौन सी चल रही है। इकोनॉमिकल साइकिल मतलब रिसेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, कौन सी साइकिल चल रही है, मैं पीक पे हूं कि नहीं, ये वाली साइकिल्स का ज्ञान होना चाहिए मुझे, राइट? सो ऑब्वियसली वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स ओवर हियर। इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। एंड अल्टीमेटली माई गोल इज टू बिकम द पोर्टफोलियो मैनेजर। गाइज, वट एवर द थिंग दैट वी हैव लर्नड इन ऑल ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये सारी की सारी धाराएं इस पोर्टफोलियो मैनेजर में, मैनेजमेंट में जाके सबमर्ज हो जाएंगी, राइट? ऐसा नहीं है कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ नई चीज नहीं पढ़ेंगे, बट यस, हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को पढ़ते टाइम समझ में आएगा कि अच्छा ये सारी चीजें क्यों पढ़ी गई थी, राइट? So there is a topic of portfolio manager, and then there is one more topic of ethics. Ethics क्यों? ताकि देखो, we as an investment professionals are going to deal with the hard earned money of the client, right? हमारे क्लाइंट्स होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है और हम उनके साथ डील करने वाले हैं, ताकि हम उसके पैसों का मिसयूज ना करें, उसके पैसों से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना करें। इसीलिए सीएफए इंस्टीट्यूट बहुत क्लोजली इस बात को मॉनिटर करता है दैट द चार्टर होल्डर्स आर एक्टिंग इन द इंडस्ट्री एथिकली। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी चार्टर होल्डर ने कोई फ्रॉड कर दिया, राइट?
दैट इज वाई दिस इज अ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल, राइट? इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट इसी वजह से होती है. सो वी शुड हैव एन आइडिया कि हम इन सारी चीजों को ethically manage करें. That is why we are going to study ethics. So these are the 10 topics that we are going to study in our curriculum. ठीक है जी. Now there is a framework which is designed by us only. मतलब ये मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है that the topics are interrelated with each other. ऐसा नहीं है कि अलूफ topics हैं यहाँ पे. The topics are interrelated to each other. राइट. सो देर आर फ्यू टॉपिक्स जो आई फील कि इसको साथ में ही पढ़ना चाहिए. दैट इज वाई वी हैव बिल्ड अ काइंड ऑफ अ ब्लॉक एक्टिविटी. एंड ऑब्वियसली जब आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे अपने एंड से, जब आप रिवाइज करेंगे फॉर द एग्जामिनेशंस, यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस ब्लॉक्स एक्टिविटी. व्हाट इज दिस ब्लॉक एक्टिविटी? दैट एफएसए, इक्विटी एंड कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, ये कहीं ना कहीं सिमिलर बातें कर रहे हैं, राइट? वी आर रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ताकि हम इक्विटी किस तरीके से काम कर रही है उसको डिसाइड कर सके. कॉर्पोरेट इश्यूअर्स के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, द फाइनेंस मैनेजर इज डिसाइडिंग कि मुझे कहां से पैसा लाना है और किस वाले प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है ताकि मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा सकूं. अरे भाई, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने का मतलब वो इक्विटी को तो बढ़ाना चाह रहा है, राइट? सो दीज थ्री टॉपिक्स आर टॉकिंग समथिंग, मतलब सिमेट्रिकल बातें कर रहे हैं, राइट? सो दीज थ्री टॉपिक्स शुड बी रेड टुगेदर. Then there is fixed income and derivatives. ठीक है. ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, बट डिफिकल्टी कुछ नहीं होती. इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, डिफिकल्टी नहीं होती, राइट? वी विल बी लर्निंग द फाइनेंस, वी विल बी लर्निंग द टॉपिक्स इंट्यूटिवली. ठीक है. So these two topics should be read simultaneously. Then there is quantitative methods and portfolio management. सर इसमें क्या समानता है? देखो, there are various steps, there are various concepts जो हम quantitative methods में learn करते हैं, समझते हैं और उनको डिप्लॉय करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अंदर. तो बहुत सारी सिमिट्री है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर. These should be read simultaneously. Then there is alternate investments and eco. सर इसमें भी कोई सिमिलैरिटी है? नहीं, एज सच कोई मेजर सिमिलैरिटी नहीं है, बट हाँ अलूफ टॉपिक्स बच गए हैं तो इसको साथ में कवर कर लीजिए. एंड देन देयर इज एथिक्स. ठीक है, वी विल बी डीलिंग विद द एथिक्स टुवर्ड्स द एंड. ठीक है. एनीथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस ओवर हियर? कुछ चीज? साकेत, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, ओके. लेट अस मूव अहेड और हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. वी विल बी स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. लेट अस हैव एन आइडिया अबाउट इट. ठीक है जी, ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू से समझने की कोशिश करते हैं. एफएसए के अंदर वी विल बी डीलिंग विद द 4 स्टेटमेंट्स. अब ये 4 स्टेटमेंट्स क्या है? हमारी इनकम स्टेटमेंट, हमारी बैलेंस शीट, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड देन देयर इज नोट्स टू अकाउंट. सर बस इतनी ही चीजें होती है? नहीं, देयर इज मोर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट क्लोजली. अच्छा, इससे पहले देयर इज चेंज इन इक्विटी and then we have to study notes of account, management discussions. We need to study about that so that we will be able to understand कि हाँ कंपनी करना क्या चाहती है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज करने की सोच रही है, राइट? सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. ठीक है जी. हमारी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी विल
बी फॉलोड, हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी फॉलोड, कंपनी प्रॉफिट्स किस तरीके से जनरेट करेगी, वी आर गोइंग टू हैव एन आइडिया अबाउट इट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कमाई, ठीक है? तो जब भी हम कमाई की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सैलरी की बातें करते हैं, या फिर हम अपने हाउस होल्ड में बातें करते हैं कि भाई व्हाट इज द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, तो क्या हम ऐसे बताते हैं कि हमने आज तक कितना जमा करा, या फिर हम ये बताते हैं कि हम रेगुलर इंटरवल्स में कितना कमाते हैं? प्लीज बताइए। हाँ जी साकेत। The regular intervals. रेगुलर इंटरवल्स, हम हमेशा ये चीज डिस्कस करते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स में कितना कमा रहे हैं हम लोग। तो अगर कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रही होगी, अगर मैं बोल रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट इज शोइंग दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो क्या इस वाले केस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने आज तक कितना कमाया होगा, या फिर ये डिस्कस करेंगे कि ऑन एन इंटरवल कंपनी कितना कमाती चली जा रही है? इंटरवल बेसिस पे, Yes, sir. इंटरवल बेसिस पे। दैट इज वाई we will discuss about the income statement periodically. It is periodic in nature, ठीक है जी? ये पीरियड में बताएगा कि अच्छा 3 महीने में कंपनी ने इतना कमाया, 6 महीने में इतना, 9 महीने में इतना, साल भर में इतना, ठीक है? जनरली हम साल को कंसिडर करते हैं, एनुअल रिपोर्ट जनरेट होती है उससे। ओके, तो आइए थोड़ा देखते हैं इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती है हमारी। रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब सेल्स, कंपनी ने बेचा क्या क्या, ठीक है जी? देन देयर इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने रुपए का सामान कंपनी ने निकाल दिया, कितने रुपए का सामान कंपनी ने निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर मैंने 1000 यूनिट्स परचेज करी, ठीक है साकेत प्लीज स्टे, 1000 Yes, sir. यूनिट्स अगर मैंने परचेज करी, इसमें से 800 यूनिट बेच दी और 200 यूनिट्स अभी भी मेरे पास पड़ी है, देन व्हाइल आई एम डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैं 1000 यूनिट्स का कॉस्ट लूंगा, 800 यूनिट्स का कॉस्ट लूंगा, या 200 यूनिट्स का कॉस्ट लूंगा? Sir, 800. 800 यूनिट्स का, बिकॉज आई एम डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर 200 यूनिट्स का क्या होगा? अरे 200 यूनिट्स मेरी एसेट बन जाएंगी। थोड़ा सा देखिए, हमारी बैलेंस शीट, देयर इज अ बैलेंस शीट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट हमको क्या बताता है कि कंपनी कितना ओन करती है और कंपनी कितना ओ करती है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटी और इक्विटी कितनी है। तो इन दी बैलेंस शीट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एसेट्स ऑफ द कंपनी विच विल बी इक्वलेंट टू द लायबिलिटी ऑफ लायबिलिटी प्लस इक्विटी। सर ये तो आपने स्टेटमेंट लिख दी, अरे देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। एसेट्स ऑफ द कंपनी, इसको हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है? हमने फंड्स को कहीं ना कहीं अप्लाई कर दिया, और हेल्ड टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो, द एसेट्स विच, मतलब देयर इज समथिंग दैट इज हेल्ड बाय अस, कि हम भविष्य में कोई कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे, दैट इज द एसेट पार्ट, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए आप क्या करते हो? कुछ पैसा खुद से लगाते हो और कुछ पैसा बैंक से ले लेते हो, राइट? और उसकी ईएमआई भरते चले जाते हैं हम लोग। जो पैसा आपने खुद से लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी, खुद का पैसा है, राइट? और जो पैसा आपने उधार लेके गाड़ी खरीदने में लगाया उसको क्या हम बोलेंगे? लायबिलिटी, डेट, ठीक है? और गाड़ी क्या बन गई आपकी? गाड़ी बन गई आपका एसेट, ठीक? सो लायबिलिटी प्लस इक्विटी, व्हाट आर दे? दे आर दी डोर्स ऑफ फंडिंग,
वो दरवाजे जहां से बिजनेस के पास पैसा आएगा, और एसेट क्या है, वो चीज जहां पर बिजनेस का पैसा जाएगा। लायबिलिटी वो दरवाजे जहां से पैसा आएगा, और एसेट क्या है, वो चीज जहां पर पैसा जाएगा। इज इट ओके? Yes, Is sir. it okay? Now, please, my example. We have purchased 1000 units. We have sold 800 units. We still have 200 units. ये 200 यूनिट्स जाएंगी कहां? सर, आपने मुझे बोला कि ये 800 यूनिट का डेटा यहां पर जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये 200 यूनिट्स कहां जानी चाहिए? वेयर शुड दिस 200 यूनिट शुड गो, बताइए? Inventory. इन्वेंट्री। दिस 200 यूनिट्स शुड बिकम द पार्ट ऑफ माय एसेट। ये मेरे एसेट का पार्ट बन जाएगा। सर, एसेट का पार्ट क्यों? अरे भाई, ये 200 यूनिट आज नहीं बिकी तो भविष्य में तो बिकेंगी, Yes, और sir. जब भविष्य में बिकेंगी तो क्या मिलेगा आपको? पैसा, कैश। सो व्हाट इज इट? एनीथिंग दैट इज हेल्ड बाय अस फॉर द फ्यूचर कैश फ्लो जनरेशन, राइट? अच्छा, नाउ लेट अस मूव अहेड। सॉरी, ओके। So after this cost of goods sold, we will be having the gross profit. Obviously जो हम अभी स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक बेसिक स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे टुवर्ड्स द करिकुलम, ठीक है? सो दिस विल बी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, एंड नाउ आई विल डिडक्ट द ऑफिस एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट। मतलब कि टिल हियर वी आर डिडक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट। सर, डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, फॉर एग्जाम्पल ये सैमसंग का फोन है, तो क्या इस फोन के अंदर मैं सैमसंग के सीईओ की सैलरी देख सकता हूं? नहीं। बट इस फोन के अंदर क्या मैं इस ग्लास मटेरियल को देख पा रहा हूं, मैं इस प्लास्टिक बॉडी को देख पा रहा हूं, राइट? सो वॉट एवर द डायरेक्ट कॉस्ट, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो इस फोन को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच आई कैन सी बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट, दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ माई डायरेक्ट कॉस्ट अंडर, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पास, ठीक है, बिफोर ग्रॉस प्रॉफिट। एंड देन आई एम जनरेटिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो मेरा किसका पार्ट हो जाएगा? नॉन डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है जी, बिलो ग्रॉस प्रॉफिट। सो इसके अंदर से वी विल बी डिडक्टिंग दी सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, ठीक है? सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस को इसमें से माइनस कर दूंगा, ओके? वी विल बी डिडक्टिंग दी डेप्रीसिएशन फ्रॉम इट। अब सर ये डेप्रीसिएशन क्या होता है? समझ में आ गया। सेलिंग का खर्चा मतलब कोई मार्केटिंग खर्चा हो रहा होगा, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस के अंदर जो हमारा स्टाफ बैठा हुआ उसकी सैलरी वगैरह, ठीक है। जनरल और भी कोई और खर्चा, ठीक है, समझ में आ गया। बट व्हाट इज दिस डेप्रीसिएशन? एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना मैंने सपोज एक प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करा, ये प्लांट एंड मशीनरी इज गोइंग टू स्टे विद द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस प्लांट एंड मशीनरी से मैं क्या करूंगा? मैं इस प्लांट एंड मशीनरी से कैश फ्लो जनरेट करूंगा। ऑब्वियसली इफ आई एम गोइंग टू जनरेट द कैश फ्लो फ्रॉम दिस प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी मुझे कहां दिखाना चाहिए? क्या इस प्लांट एंड मशीनरी को इनकम स्टेटमेंट में दिखा दूं, या इस प्लांट एंड मशीनरी को मैं अपनी एसेट यहां दिखाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर? प्लीज बताइए। Balance sheet. बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया आपने, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन पीरियोडिकली प्लांट एंड मशीनरी का यूटिलाइजेशन होगा, जैसे जैसे आप सामान बनाओगे प्लांट एंड मशीनरी का कोई यूटिलाइजेशन होगा। ऑब्वियसली दिस प्लांट एंड मशीनरी विल बी देयर। क्या ये प्लांट एंड मशीनरी सदा सदा के लिए है बिजनेस के अंदर? नहीं, कभी ना कभी तो ये एक्सपायर हो जाएगी ना, मुझे नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। सो सपोज दिस प्लांट एंड मशीनरी इज हैविंग द लाइफ ऑफ 10 ईयर, ठीक? तो हर साल जैसे ही मैं इस प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर लेता हूं, देन डोंट यू फील दैट आई हैव यूटिलाइज्ड सम पार्ट ऑफ दिस प्लांट एंड मशीनरी, जिसको मुझे अब अपना एक्सपेंस बना देना चाहिए? आई हैव यूटिलाइज्ड सम पार्ट ऑफ दिस प्लांट एंड मशीनरी, जिसको अब मुझे अपना एक्सपेंस बना देना चाहिए। डोंट यू फील दिस पार्ट? Yes, sir. राइट। सो मैं उसको एक्सपेंस कैसे बनाऊंगा? मैं उसको एक्सपेंस बनाऊंगा थ्रू डेप्रिसिएशन। देखिए, कायदे से जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसको मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखा देना चाहिए था, क्योंकि खर्चा करा ना मैंने।
but it is not a kharcha that will be realized by me in this period. It is a kharcha that is realized by me over a period of time. लंबे समय के लिए इस चीज को यूज करने वाला हूं मैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इस खर्चे को यूज करता चला जाऊंगा, यहां से कुछ हिस्सा निकाल के इनकम स्टेटमेंट में डालता चला जाऊंगा, कुछ हिस्सा निकाल के इनकम स्टेटमेंट में डालता चला जाऊंगा, राइट। विद दैट what will happen? With that, what will happen? My plant and machinery valuation will fall, and my depreciation and depreciation things will get rise over here. ठीक है जी। और after the depreciation part, we will be showcasing earning before interest and tax, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है जी। After that, I am going to deduct the interest from here, and we will be left with earning before taxes, and I am going to deduct the tax part from here, and ultimately we will be remaining with profit after tax, which will be attributable to whom? Equity. Now guys, please tell me, एक चीज बताइए मुझे, क्या यहां तक समझ में आई बात? एनी इश्यूज बताइए। वन क्वेश्चन। पक्का पक्का कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? अच्छा, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। हाँ जी, नहीं नहीं ठीक है, ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। इफ एज एन एनालिस्ट आप किसी कंपनी को खरीदने जा रहे हो, मतलब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भेज रही है कि इस कंपनी का सौदा करके आओ, ठीक है, और आपके हाथ में सपोज उन्होंने इनकम स्टेटमेंट पकड़ा दी। मुझे बताओ एनालिस्ट, मुझे बताओ कि आप लोग किस लाइन आइटम को देख के ये डिटरमाइन करोगे कि मुझे ये कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? प्लीज बताइए, किस लाइन आइटम को देख के हम ये डिटरमाइन करेंगे और क्यों? प्लीज बताइए। हाँ जी, जी साकेत बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लाइक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देख के देखो, अगर मैं किसी कंपनी को खरीदने जा रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं उस कंपनी को खरीद रहा हूं ये सोच के कि इस कंपनी को अगर मैं अपने साथ मिला लूंगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, राइट? इज इट ओके? यस सर। राइट। तो मतलब कि मैं कहीं ना कहीं या तो ग्रॉस प्रॉफिट को देखना चाहूंगा, या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना चाहूंगा, या फिर नेट इनकम, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को देखना चाहूंगा। नाउ आई एम आस्किंग कि मुझे किसको देखना चाहिए? क्या मुझे ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहिए, या मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए, या मुझे नेट इनकम देखनी चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों? सर लाइबिलिटीज तो भी टैक्स उतना ही रहेगा, एंड कॉस्ट और गुड सेल तो हम अपने हिसाब से हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। नाउ यू आर ट्राइंग टू से कि सर जो भी कंपनी ने कमाया, जो भी कंपनी ने कमाया वो तो सर सब यहीं तक है, इसके बाद तो सब लोग पैसा कलेक्ट करने आ गए। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बिजनेस से क्या कमाया? ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने बिजनेस से कमाया दैट इज रिमेनिंग इन माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो ये जो थे ना, ये जो हमारे फंडिंग करने वाले लोग थे जिन्होंने हमें पैसा प्रोवाइड करा था, या तो पैसा उन्होंने हमें इक्विटी के थ्रू प्रोवाइड करा था या फिर हमें डेट के थ्रू प्रोवाइड करा था, तो यहां तो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने लग रहा है इसके नीचे। ट्राई टू सी इट क्लोजली। आफ्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइन आइटम देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दैट इज टेकिंग प्लेस, राइट? सबसे पहले कौन आ गया? सबसे पहले आ गए डेट वाले कि भाई मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा जो भी इंटरेस्ट बनता है मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। उसके बाद कौन आई? सरकार, गवर्नमेंट, कि मुझे मेरा टैक्स दे दीजिए, एंड देन वट एवर द रिमेनिंग पोर्शन दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू माई इक्विटी, राइट? जो मालिक थे कंपनी के। इज इट ओके?
Yes, sir. इज इट ओके? आइए, आफ्टर दिस obviously we will be preparing the बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट का प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट हमें किस तरीके से दिखती है, लेट अस ट्राई टू हैव एन आइडिया अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हैविंग इक्विटी। तो इक्विटी के लिए आपने कुछ पैसा लगाया होगा, जिसको हम बोल देते हैं पेड अप कैपिटल, विच इज जनरली द पार वैल्यू। देन देयर इज शेयर प्रीमियम। सर ये शेयर प्रीमियम क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि आईपीओ लॉन्च होता है, व्हेनेवर द आईपीओ इज बीन लॉन्च, आईपीओ की जो शेयर की फेस वैल्यू होती है ना, इट इज अराउंड 10 रुपीज। क्या आपको 10 रुपए का शेयर मिल जाता है? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू पे हायर देन 10 रुपीज, विच इज अराउंड 200 और 300 रुपीज। तो मतलब कि जो बैलेंसिंग फिगर है, दैट इज सपोज 190, अगर 200 का शेयर प्राइस है तो 190 की जो बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है? इट इज द शेयर प्रीमियम, राइट? एंड हु इज Sir. ओनिंग दिस शेयर प्रीमियम? ये शेयर प्रीमियम जा किसके पास रहा है? आईपीओ के अंदर ये शेयर प्रीमियम किसके पास जा रहा है? अरे भाई कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी की इक्विटी के अंदर जा रहा है, राइट? राइट? So then we will be having an idea about the share premium over here. We will add the share premium. अच्छा एक बात बताइए, जब आप कमाई करते हैं तो आप ऑब्वियसली कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, और जो पैसा बचता है उसको क्या कर लेते हैं? सेफ गार्ड करके रखते हैं, अपनी सेविंग्स में डाल देते हैं, है ना? और भविष्य में आपको अगर कोई एसेट खरीदना हुआ तो सबसे पहले उसी सेव्ड पैसे को यूटिलाइज करते हैं उस एसेट को खरीदने के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. राइट? तो एक बात बताइए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये नेट प्रॉफिट कमाया था, ये नेट प्रॉफिट कमाया था। डोंट यू फील दैट इफ आई, मतलब ऑब्वियसली मैं पहले सारे के सारे खर्चे कर चुका हूं, इफ आई एम नॉट पेइंग आउट एनीथिंग फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड्स फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट, these net profit should become the part of my equity only। ये नेट प्रॉफिट मेरी इक्विटी का हिस्सा ही बन जाएंगे, हाँ या ना? आप Yes, भी sir. तो यही करते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर रख लेते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख लेते होंगे उस पैसे को उठा के, राइट? किसका हिस्सा है? इक्विटी का हिस्सा। राइट नाउ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग, आई एम एनालाइजिंग कि बिजनेस के अंदर इक्विटी जो मालिक लोग हैं उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है। सो डोंट यू फील दैट दिस नेट प्रॉफिट which is attributable to equity shareholder only, this should become the part of my equity shareholder fund by the name of retained earning, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? और इसी के साथ साथ देयर इज समथिंग नोन एज ओसीआई, ठीक है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे आने वाले सेशंस की बातें आएंगी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ ओसीआई, चर्चा करते हैं इसके बारे में। सो दीज विल बी दी डिटर्मिनेंट ऑफ माई शेयर होल्डर फंड, ठीक है? अच्छा मुझे स्टेटमेंट देख के बताइए, ये वाली चीज मुझे देख के बताइए कि हु आर दी डोर्स ऑफ फंडिंग। बिजनेस के अंदर डोर्स ऑफ फंडिंग, किस दरवाजों से पैसे आ रहे थे? या तो इक्विटी अपना पैसा लगा रहा था, या फिर हम पैसा ब्याज पे ले रहे थे, उधार पे ले रहे थे, डेट लगा रहा था अपना पैसा, राइट? तो अगर मैंने इक्विटी का पैसा लिख दिया, डोंट यू फील कि इसके बाद मुझे डेट वाले लोगों का पैसा लिखना पड़ेगा? जितने लोगों ने मुझे पैसा उधार पे दिया उस लोगों का पैसा लिखना पड़ेगा, उन लोगों का पैसा लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो उधार पे लोग दो तरीके से पैसा देते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक ने आपको 10 साल का लोन दे दिया लॉन्ग टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कि आपको अगले साल कुछ पैसा वापस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल स्किप कर दिया, इस महीने का मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल स्किप कर दिया, तो मुझे कब देना पड़ेगा? अगले महीने, राइट? सो इट इज अ लायबिलिटी, मुझे देना पड़ेगा अगले महीने, राइट? सो माई लायबिलिटीज विल बी सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द नॉन करंट लायबिलिटी एंड वन इज द करंट लायबिलिटी। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी मुझे क्या बता रही होगी? लॉन्ग टर्म के बारे में, ठीक है? मैं बड़े समय के लिए किसका पैसा देने वाला हूं और किसका पैसा नहीं देने वाला हूं, दिस विल बी द पार्ट ऑफ माय नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी मुझे क्या बताएगी कि मुझे शॉर्ट टर्म में कितने लोगों का पैसा वापस करना है, ठीक है जी?
So now we will be mentioning non-current liability. That is my long-term debt. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट लेट अस समराइज द पार्ट लॉन्ग टर्म डेट. देन देयर इज करंट लायबिलिटी. गाइस एक बात बताओ, बिजनेस में जब भी मैं इन्वेंट्री खरीदने जाऊंगा या मैं सामान खरीदने जाता हूं तो मैं हमेशा कैश दे के आ जाता हूं या कभी कभी उसको बोल देता हूं कि कोई बात नहीं, आपको पैसा थोड़े टाइम बाद दे दूंगा? यस सर, क्रेडिट पे ले लेते हैं. क्रेडिट पे ले लेते हैं, उधार पे पैसा ले लेते हैं. उधार पे पैसा लेने का क्या मतलब कि मुझे 10 साल बाद पैसा वापस करना है या फिर शॉर्ट टर्म में मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म में. शॉर्ट टर्म में पैसा वापस करना पड़ेगा. तो इसका जो लाइन आइटम है, इसकी जो एंट्री मैं करता हूंगा, उसको मैं कहां दिखाऊंगा? करंट लायबिलिटीज. वेरी गुड, करंट लायबिलिटीज में दिखाऊंगा. ठीक है. सो देयर विल बी द लाइन आइटम व्हिच विल बी लाइक अकाउंट पेएबल. मेरे को पैसा देना है. अकाउंट पेएबल, मुझे पैसा देना है. ठीक है जी. There could be other current liabilities as well. Don't worry, we will be discussing about it. It is just an introduction. And after that, we will be having an idea about total liability. सर टोटल लायबिलिटी को लिखते समय आपने इक्विटी का अमाउंट भी इसमें ऐड कर दिया. देखिए, इक्विटी बिजनेस के मालिक है, लेकिन एक तरीके से बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी. बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है. तो मैंने इस एंटिटी को एज एन इक्विटी पैसा दिया और किसी ने उधार पे पैसा दिया. ठीक है. इस बिजनेस के अंदर जो भी बचेगा दैट इज माय रेजिडुअल इंटरेस्ट, ये मेरा हो. बट स्टिल इस बिजनेस की हिसाब से देखिए, लुक एट द पॉइंट ऑफ फ्रॉम दिस बिजनेस. इसके लिए तो हमारे डेट वालों को भी पैसा देना और मुझे भी पैसा कमा के देना, हमारे डेट वालों को भी पैसा देना और मुझे भी पैसा कमा के देना. सो दिस बिजनेस की एक तरीके से लायबिलिटी है ना, मेरे प्रति भी लायबिलिटी है बिजनेस की, और बिजनेस की लायबिलिटी डेट वालों के प्रति भी है. डेट वालों के प्रति उसका जो लायबिलिटी है दैट इज मिनिस्क्यूल. डेट वालों को सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, मेरे प्रति उसकी लायबिलिटी थोड़ी हायर है और रेजिडुअल इंटरेस्ट है उसका. सो जो भी बचेगा कुचेगा वो सारा का सारा मेरा होगा. दैट इज व्हाई इक्विटी इज आल्सो इंक्लूडेड ओवर हियर. And this is known as doors of finance. Anything that we need to discuss till here? कहीं आपको कोई इशू आया हो? सर वन क्वेश्चन. हाँ जी. सर if we take loan from bank, it is an expense or? हाँ जी बोलिए. सर it is an expense or not? अगर मैं लोन ले रहा हूं बैंक से, देखिए, तो मेरे जो भी फाइल चार्जेस वगैरह होंगे, यस डेफिनेटली दोस फाइल चार्जेस विल बी एन एक्सपेंस. बट उस लोन को क्या मुझे तुरंत चुकाना है? नहीं, मैं एक पीरियड के बाद चुकाऊंगा. सो आप समझने की कोशिश करिए दैट इफ आई वांट टू परचेज एन एसेट, देयर इज फंडिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम इक्विटी और देयर इज फंडिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द लोन और बैंक. So it is not an asset, it is a liability. मतलब ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है कि मुझे इस एसेट से पैसा कमा के सबसे पहले इस वाले को सेटिस्फाई करना है, मुझे इनका पैसा वापस करना है, एंड देन जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा मेरा ही होगा. ठीक है. सो व्हाट इज द एक्सपेंस? ये जो आपको लोन दे रहा है, क्या ये आपको फ्री में लोन दे रहा है? क्या ये आपको बोल रहा है कि आप मेरा पैसा यूज कर लो और जब आप कमा चुको हो तो मुझे मेरा पैसा वापस कर देना? नहीं, ये कह रहा है कि मुझे लोन के साथ साथ ब्याज भी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए. राइट. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ फंडिंग दैट विल बी एट्रीब्यूटेबल टू माई लोन. तो मेरा खर्चा क्या होगा? माई खर्चा विल बी एट्रीब्यूटेबल टू दिस इंटरेस्ट एक्सपेंस, नॉट विद दिस लोन, क्योंकि ये तो पेएबल है, पे करता रहा चला जाऊंगा इसको मैं बाद में. साकेत, इज इट ओके? यस सर. पक्का? हाँ जी सर. ठीक है जी. चलिए, लेट अस मूव अहेड. सो हमने टोटल लायबिलिटीज को भी समझ लिए. अब हम कहां जा रहे हैं? अब हम एसेट साइड पे जा रहे हैं. अच्छा, एसेट्स कैसे कैसे होते होंगे? सर एसेट भी दो कैटेगरी के होते होंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. ठीक है ना. करंट एसेट्स का क्या मतलब कि मुझे पैसा, एसेट्स क्या होते हैं? इट विल बी गोइंग टू प्रोवाइड मी द फ्यूचर कैश फ्लो. ठीक है.
सो कुछ पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, कुछ पैसा मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा, राइट? सो एसेट्स विल बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स। एक बात बताइए, जो मैंने आपको प्लांट एंड मशीनरी वाली बात बोली थी, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, या फिर ये कल तक प्रोवाइड करेगा फिर खत्म हो जाएगा? लॉन्गर टाइम पीरियड। लॉन्गर टाइम पीरियड। तो इस एसेट को मुझे कैसे दिखाना चाहिए? क्या मुझे इसको नॉन करंट में दिखाना चाहिए या करंट में दिखा देना चाहिए? नॉन करंट। नॉन करंट में। सो नॉन करंट में मैं क्या लिखूंगा अपना? सपोज माई प्लांट एंड मशीनरी, एंड ऑल्सो जैसे जैसे समय बीतेगा इस प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा फ्रॉम देयर, एंड वी विल बी हैविंग accumulated depreciation. So there will be plant and machinery which will get reduced by the accumulated depreciation, और हमारी नेट फिगर कहां आ जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। इज इट ओके? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओके है? समझ में आया? सर एक्यूमुलेटेड का मतलब? एक्यूमुलेटेड का मतलब समझते हैं। देखिए, मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर आज तक की बात करता हूं या फिर एक पीरियड की बात करता हूं? सर आज तक की। आज तक की। लेकिन अपनी इनकम स्टेटमेंट पे के अंदर मैं आज तक की बात कर रहा हूं या एक पीरियड की बात कर रहा हूं? सर पीरियड की। पीरियड की। तो यहां पर जो मेरा डेप्रिसिएशन मेंशन्ड था, ये तो एक पीरियड का डेप्रिसिएशन डिपिक्ट कर रहा है, राइट? तो ऐसे एक साल गया उसका कोई डेप्रिसिएशन आया होगा, दूसरा साल गया उसका फिर कोई डेप्रिसिएशन आया होगा, तीसरा साल गया उसका फिर कोई डेप्रिसिएशन आया होगा। लेकिन यहां पर जब मैं बातें कर रहा हूं, इन दी बैलेंस शीट सेक्शन जब मैं बातें कर रहा हूं, तो थर्ड साल के अंत में तो मैं बताना चाह रहा हूं ना कि आज मेरे एसेट की वैल्यू कितनी, राइट? मैं आज तक के हिसाब से बातें कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर मैं क्या बताऊंगा कि सपोज पहले साल के शुरुआत में मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की खरीदी थी, सपोज कर लेते हैं, फिगर ले लेते हैं 10 लाख की, और मैं हर साल एज्यूम कर रहा हूं कि 10,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम करता चला जा रहा हूं, ठीक है? हर साल प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का यूटिलाइज करके 10,000 को इनकम स्टेटमेंट के अंदर पास ऑन करता चला जा रहा हूं, ठीक है? So when after 3 years I will be mentioning the non-current assets, I will mention that my plant and machinery was equivalent to 10 lakhs. लेकिन आज तक, आज नहीं, आज तक इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, विच इज कितना? 30,000, 10,000, 10,000, 10,000, 30,000, ठीक है? That is why we are mentioning accumulated depreciation over here, not depreciation. Is it okay? Yes sir. ठीक है? There is a difference between depreciation, accumulated. Accumulated का क्या मतलब? इकट्ठा कर लिया depreciation को, ठीक है जी? Yes sir. Now let us move to the other part, that is current assets. ठीक है? Current assets का क्या मतलब? एक बात बताओ, जब आप सामान बेचते हो तो आपको तुरंत कैश मिल जाता है या कभी कभार स्टैगर्ड वे में मिलता है? कोई उधार सामान ले जाता है आपसे? यस सर। उधार सामान ले जाता है, तो वो जो बंदा उधार आपसे सामान लेके गया है, वो आपको पैसा कुछ समय बाद देगा या बहुत लंबे समय के बाद देगा? सर कुछ समय बाद। कुछ समय बाद देगा। सो विच मीन्स दैट एसेट, वो एसेट बन गया ना आपके लिए, क्योंकि वो आपको पैसा देने वाला है। That asset is going to provide you the cash after a period of time, after a short period of time. That is why उसको आप क्या दिखाना चाहोगे? Current assets या non-current assets? Current asset. Current assets. So we can mention over here account receivable. ठीक है? Account receivable. And then we will be showing the total assets. Obviously, this total liability and total assets balance will get match out. ठीक है? यहां तक की बात ओके है? एनीथिंग, कोई इश्यू, दिक्कत, परेशानी? सर इक्विटी एंड कैपिटल मींस द सेम ना? हाँ जी, इक्विटी और कैपिटल सेम नहीं होता। ओके। इक्विटी विल बी योर फंड और कैपिटल का मतलब होता है कि मैंने कितना पैसा लगाया, विच मीन्स इट विल इंक्लूड योर फंड एज वेल एज द फंड जो आपने उधार लिया है। ओके सर। ठीक है ना? सो कैपिटल में, कैपिटल एक ब्रॉड टर्म है, कैपिटल के अंदर आपका डेट भी आ रहा है, आपकी इक्विटी भी आ रही है, बट जब आप इक्विटी की बात कर रहे हो तो सिर्फ इक्विटी की बात करो, मतलब आपने कितना पैसा लगा रखा है।
ठीक है जी, ओके सर। पक्का पक्का। ये सब सर फिर बैलेंस शीट जो आपने बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, हाँ तो इट विल नॉट बी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नहीं, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी हुआ ना, ये तो टोटल का टोटल, ये टोटल विल बी इक्वल टू अ काइंड ऑफ कैपिटल। ओके सर। ठीक है, और वैसे ये थोड़ी वेग टर्मिनोलॉजी है, टोटल को कैपिटल नहीं बोलेंगे, मतलब अगर मैं यहां से बात करना चाहूं, सो आई कैन से दैट दिस विल बी माई कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है हमारी। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंडिंग को थोड़ा अलग रखते हैं। जनरली हम जब भी कैपिटल की बातें कर रहे होते हैं, हम कैपिटल के अंदर इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी, जी सर। चलिए क्या मैं आगे चल सकता हूं? यस इफ सर। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, हमने समझ लीजिए मोटा मोटा बिजनेस समझ लिया, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर छुपा हुआ है। अगर मैं बिजनेस की बातें करूं तो बिजनेस को ना मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। बिजनेस को हम 3 एक्टिविटीज में बांट सकते हैं। क्या क्या कर रहे हैं हम बिजनेस के अंदर? सर बिजनेस के अंदर हम अपना पैसा लगा रहे हैं और कुछ पैसा उधार पे लेके लगा रहे हैं, मतलब वी आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, मतलब वी आर फाइनेंसिंग द बिजनेस, हम कहीं ना कहीं फाइनेंस कर रहे हैं बिजनेस को। यस सर। ठीक है, सो देयर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर उस फाइनेंस का बिजनेस क्या करता है? बिजनेस उस फाइनेंस को इन्वेस्ट कर देता है एसेट्स के अंदर, ताकि वो कैश फ्लो कमा सके आने वाले समय के अंदर। यस सर। राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग? बिजनेस इज डूइंग द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, और डे टू डे चीजें भी चल रही होती है हमारी, किसी को सैलरी देनी है, कोई एम्प्लॉय है, कोई सेल्स हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट लेबर, डे टू डे एक्टिविटीज भी हमारी चल रही होती है। सो बिजनेस की थर्ड एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ठीक है जी, यस सर। ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू लुक इनटू कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग है, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग है और कौन सी चीज फाइनेंसिंग है। लेट अस ट्राई टू हैव एन आइडिया अबाउट इट। ठीक है, बताइए, ये नॉन करंट एसेट्स की जब मैं बातें कर रहा था, इस नॉन करंट एसेट्स को मैं किस एक्टिविटी का हिस्सा मान सकता हूं? इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, या फिर ऑपरेटिंग का? सर ऑपरेटिंग। कैसे? क्या सर एसेट्स को खरीदना मेरी डे टू डे एक्टिविटी है? बट सर करंट ओके, करंट एसेट्स नहीं है सर। मैं करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इसको नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन करंट एसेट्स विल बी माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है ना? यस सर। आइए और आगे चलते हैं। ये नॉन करंट लाइबिलिटी आपको क्या लगता है? इज इट माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? क्या मैं नॉन करंट लाइबिलिटी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं? बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है नॉन करंट लाइबिलिटी के थ्रू, फाइनेंसिंग। ऑपरेशंस कर रहा है या फाइनेंस कर रहा है? फाइनेंसिंग सर। फाइनेंस, एंड ऑल्सो दिस इक्विटी कैन बिकम द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट? यस सर। सो दिस इज माई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, आइए और आगे चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं। दिस लाइन आइटम ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको कहां बोल सकता हूं? दिस इंटरेस्ट इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज इट? इंटरेस्ट मुझे क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने ऑपरेशंस करे हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को फाइनेंस करा था, या मैंने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करी थी इसलिए देना पड़ रहा है? सर फाइनेंस किया था। फाइनेंस करा था, सो दिस इंटरेस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना? यस सर। राइट, अच्छा, ये डेप्रिसिएशन मुझे क्यों देना पड़ रहा है? सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, हम प्लांट एंड क्योंकि मैंने मशीनरी। इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा था, तब तो जाके डेप्रिसिएशन देना पड़ा, राइट? या फिर यस। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दैट बिकॉज आई हैव यूटिलाइज्ड द मशीनरी, दैट इज व्हाई दिस डेप्रिसिएशन हैज बीन देयर। यस ठीक सर। है, सो आई कैन से
that whatever we are doing over here that can be attributable to my operations. Sales कर रहा हूं because of my operations, cost of goods sold, selling, general administration, depreciation, all everything will be attributable to my operations over here, right? Yes sir. Is it okay? और इस ऑपरेशन के चलते क्या हुआ, कभी कभार तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते टाइम में क्या करता हूं, पैसा लगा देता हूं, दे देता हूं, नहीं तो कभी कभार सामान उधार पे ले लेता हूं, because of which there is current liabilities that are generating over here. So these current liability that are generating because of this account payable, why they are generating? Was it generating because of my investing activity, financing activity, or operating activity? Please tell me. Operating Activity. And why this current assets are generating over here? operating activities. Operating activity. So I can segregate each and every section among these three activities. Yes sir. Right. इसी तरीके से हमारी एनालिस्ट कम्युनिटी बहुत ज्यादा महत्व देती है कैश को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ठीक है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए, प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड इन सम और द अदर वे, ठीक है, बट कैश तो सत्य है ना। देयर आर वेरियस लाइन आइटम्स जहां पर मेरी अजम्पशंस ने काम करा होगा, लेकिन कैश का होना या ना होना सत्य है ना। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट, जब भी हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं, वी आर वैल्यूइंग द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द कैश, एंड बिकॉज ऑफ विच माई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ओवर हियर। ठीक है, आपने कभी शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, तो वहां पर भी वो लोग कैश की बातें करते हैं, वो प्रॉफिट्स की बातें नहीं करते, वो कहते हैं आपका बिजनेस कैश कितना जनरेट कर रहा है, राइट? Right? Yeah. So there is a third statement over here, that is my cash flow statement. Cash flow statement. तो यहां पर क्या होगा? ओपनिंग कैश होगा, देयर इज चेंज इन कैश, ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी क्लोजिंग कैश, ठीक है। ओपनिंग कैश तो मुझे पता होगा पिछली बैलेंस शीट से, क्लोजिंग कैश में पता लगा लूंगा, तो मुझे पता लगाना क्या रह गया? दिस चेंज इन कैश। इस चेंज इन कैश को पता लगाने के लिए वी आर क्रिएटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेबल इनटू 3 एक्टिविटीज। आपको यह पता लगाना है कि आपको हर एक्टिविटी से कितना कैश मिल रहा है। सो देयर विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑपरेशंस मैंने करे क्यों थे? आइए इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं। ऑपरेशंस मैंने करे क्यों थे? ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। ऑपरेशंस मैंने करे क्यों थे? ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, साकेत। यस सर। है ना? तो मतलब कि इन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉफिट, दैट इज माय नेट इनकम। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, आप एक सड़क पे जा रहे थे, आपको यहां पे पहुंचना था, लेकिन आप थोड़ा सा आगे निकल गए, तो क्या करोगे? आप एक रास्ते पे जा रहे थे, आपको पहुंचना यहां पर था, लेकिन आप थोड़ा सा आगे निकल गए, क्या करूं अब मैं? वापस आ जाएंगे। वापस आ जाओ, बिल्कुल ठीक बात है, आपको वापस आ जाना चाहिए। तो हम अब कैश बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वाइल वी आर एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, हमने अपनी अजम्पशंस के थ्रू कोई ना कोई एक्सपेंसेस क्लेम कर रखे हैं, बट नाउ वी वांट कि बिजनेस ने कैश कितना कमाया है, हम वो डिटरमाइन कर पाए। ओके, हम कैश तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैश तक पहुंचेंगे कैसे। मतलब हमने रास्ते में जो भी गलती कर दी होगी उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, तो हम कैश तक आ जाएंगे, है ना? यस सर। है ना? तो आइए चेक करते हैं हमने रास्ते में कौन कौन सी गलतियां करी। तो सबसे पहले तो हम चले गए इंटरेस्ट के पास। ये टैक्सेशन, टैक्स की जो पेमेंट हुई, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस इटसेल्फ, ठीक है। हम चले गए इंटरेस्ट के पास। क्या इंटरेस्ट को पे करते टाइम हमने कैश की पेमेंट करी? हाँ जी करी है, बिल्कुल करी है। बट क्या वो पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पेमेंट थी या वो पेमेंट किसी और एक्टिविटी की थी?
फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब ये इंटरेस्ट की जो पेमेंट थी ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहिए थी, लेकिन ये बन किसका पार्ट गई? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो क्या करूं मैं? अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जानना चाहता हूं, क्या करूं? इसके अंदर से मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर रखा है, क्या करूं? क्या मैं इंटरेस्ट को और माइनस कर दूं या ऐड कर दूं? सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी बोलिए। जो अभी आपने कहा कि जो इंटरेस्ट है उसमें कैश की पेमेंट, वो चीज क्या बोली बताई आपने? हम्म। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं। तो वो चीज समझ नहीं आई कि सर आपने कहा ना कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, बट वो कैश फ्लो में कैसे आ गई? क्योंकि वो कैश हमने कैसे यूज करा इंटरेस्ट देने में? मैंने कहा अरे जब आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो बैंक को, जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, ब्याज की पेमेंट करोगे, तो आपने कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, तभी तो जाके आपकी इंटरेस्ट पेमेंट हुई ना, यस सर। है ना? तो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करते टाइम कैश तो दिया है, ये तो पक्का है। मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट को मुझे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इफेक्ट डालना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट आना चाहिए। बट नाउ आई एम आस्किंग कि ये इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, it is attributable to my operations or is it attributable to my finance? फाइनेंस। फाइनेंस। तो मैं क्या करता हूं करेक्ट करने के लिए, यहां पर अपने इंटरेस्ट को ऐड कर देता हूं एंड आई एम डिडक्टिंग दिस इंटरेस्ट पेमेंट इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इस पेमेंट को यहां पर जाके माइनस कर दिया, बिकॉज इट शुड बी द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर जो कैश का जो मैंने दान दिया है, जो कैश मैंने दिया है, इट इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट? सो मुझे इसको ऑपरेशन से हटा के फाइनेंसिंग में लाना चाहिए। साकेत, इज इट ओके? यस सर। ठीक है जी, पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे हमारे आईएफआरएस और यूएस गैप जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, बट अभी हम एक जनरल फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। आगे जाके देखेंगे कि आईएफआरएस क्या बोलता है इसके लिए स्पेसिफिकली, यूएस गैप क्या बोलता है इसके लिए स्पेसिफिकली, देखेंगे। बट राइट नाउ हम एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फंड्स फ्लो कैसे कर रहे हैं हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद आ जाइए और आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोग आ गए डेप्रिसिएशन पे। प्लीज टेल मी, क्या करूं इस डेप्रिसिएशन के साथ? डेप्रिसिएशन मेरे ऑपरेशन एक्टिविटी की वजह से हुआ है, हाँ जी हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से ही है। बट एक बात मुझे समझाइए, क्या डेप्रिसिएशन को मतलब डेप्रिसिएशन यहां पर मेंशन करते वक्त आपने कोई कैश की पेमेंट करी है? जब आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, आप उसको खरीदते टाइम जितना कैश देना था दे चुके। नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेंस दोज प्लांट एंड मशीनरी ऑन अ पीरियोडिक बेसिस इन द इनकम स्टेटमेंट। आप इस प्लांट एंड मशीनरी को पीरियोडिकली एक्सपेंस करना चाह रहे हो अपनी इनकम स्टेटमेंट में। तो जब आप इसको एक्सपेंस कर रहे हो, तो क्या आप कोई कैश पेमेंट कर रहे हो? नहीं, जितना कैश देना था वो तो ऑलरेडी पे आउट कर चुका हूं। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस दैट हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर। क्या मैं डेप्रिसिएशन के लिए आज छोड़ो कभी भी कोई कैश पेमेंट करने वाला हूं? नहीं, राइट? Is it यस okay? सर। So what should I do with this depreciation? सर ऐड कर देंगे और ऐड कर देना चाहिए। ये मैंने गलत माइनस कर रखा है, तो मुझे इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना चाहिए ओवर हियर। ठीक है, इसके बाद वी हैव डन सम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। हमने कुछ खर्चे करे हैं जिसका इंपैक्ट इज शोन इन माय बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी क्या हुआ, उसके बाद या तो हमने कोई सामान कोई जो हमारा एक्सपेंस है उसको उसके पूरे पैसे दिए नहीं होंगे, तो देयर विल बी दी पेएबल एक्सपेंस, पेएबल होगा जिसका इंपैक्ट हमारी करंट लायबिलिटीज पे आ रखा होगा। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ रिसीवेबल जिसका इंपैक्ट हमारे करंट एसेट्स के अंदर आ रखा होगा। तो लेट अस ट्राई टू सी हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। प्लीज टेल मी, सबसे पहले स्टार्टिंग विद द करंट लायबिलिटी। अगर मुझे पता लगता है दैट माय करंट लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड, क्या करूं? If I got to know that my current liabilities are increased, what should I do? करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना एक अच्छी बात है फ्रॉम द कैश पर्सपेक्टिव या एक बुरी बात है फ्रॉम द कैश पर्सपेक्टिव? करंट लायबिलिटी मतलब ये जो हमारी अकाउंट पेएबल है, ये बनते कैसे हैं?
अकाउंट पेएबल का क्या मतलब, मुझे दुनिया का पैसा देना है, अभी दिया नहीं है, मुझे दुनिया का पैसा देना है, मतलब अभी ये पैसा किसके पास है, अगर मुझे ये पैसा भविष्य में जाके देना है तो अभी ये पैसा है किसके पास, मेरी जेब में। मैं दुनिया के सारे पैसे लेके बैठा हूं, मुझे दुनिया का पैसा देना था बट अभी तो ये मेरी जेब में है ना। यस सर। मुझे दुनिया का पैसा देना है बट अभी ये मेरी जेब में है। सो इज इट अ कैश इनफ्लो और एन आउटफ्लो फॉर मी। अगर मेरे करंट मेरी जो अकाउंट पेएबल है वो बढ़ जाते हैं, इज इट एन इनफ्लो और एन आउटफ्लो फॉर मी। भविष्य में जाके दूंगा, जब दूंगा तब की बात है, बट अभी तो मेरे अकाउंट पेएबल बढ़ गए, तो क्या मेरे पास मेरे बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो हुआ है या एक कैश आउटफ्लो हुआ है? इनफ्लो हुआ है सर। इनफ्लो। So if you are having increment in cash account payable, तो क्या करूंगा इसको, add increase in current liabilities because it is an inflow, ये inflow है हमारा। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज क्या है, करंट एसेट्स या फिर मैं बोल सकता हूं अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपको दिखाई दिया कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए, इज इट अ कैश इनफ्लो और एन आउटफ्लो फॉर यू? आउटफ्लो सर। आउटफ्लो। क्यों? अरे भाई, अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब, कि दुनिया ने मेरे पैसे देने हैं, अभी तक दिए नहीं है, दुनिया भविष्य में मेरे पैसे देगी मुझे। अभी पैसा किसके पास है, दुनिया के पास, दुनिया मेरे पैसे मार के बैठी है, राइट? मेरे पैसे दुनिया ने मार लिए, नहीं दिए तो घाटा हो जाएगा मेरे को, राइट? सो इफ माई करंट माई अकाउंट रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग, इज इट एन कैश इनफ्लो और एन आउटफ्लो फॉर मी? आउटफ्लो। दुनिया पैसा लेके भाग गई, आउटफ्लो। सो अगर आपका आउटफ्लो है तो क्या होना चाहिए, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, राइट? ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पर बहुत सारी लाइन आइटम्स होती हैं, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। ठीक है, इसके बाद लेट अस मूव टू दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। अगर आपको पता लगा कि आपके नॉन करंट एसेट्स दैट इज प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी इसलिए तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, राइट? यस सर। If you are able to see that there is an increase in plant and machinery, तो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी तभी तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ी, नहीं तो वो बढ़ती क्यों, है ना? यस सर। अच्छा, अगर प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई तो इज इट अ कैश इनफ्लो और एन आउटफ्लो? अगर प्लांट बड़ा हुआ मिला तो आपने प्लांट खरीदा होगा, और अगर आपने प्लांट खरीदा तो आपका कैश आपकी जेब से चला गया होगा। सो इज इट अ कैश इनफ्लो और एन आउटफ्लो? आउटफ्लो सर। आउटफ्लो। So there will be the third activity, that is cash flow from investing activity, increase in plant and machinery, या फिर इसको लिख सकते हैं purchases of plant and machinery, purchase of plant and machinery। और कहीं आपने प्लांट एंड मशीनरी बेच दी तो क्या होगा, इनफ्लो। ठीक है ना? एंड देन देर इज हमारा लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी, हमारा लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बच गया, ठीक है ना? तो अगर आपको पता लगा कि आपका डेट बढ़ गया है, इज इट अ इनफ्लो और एन आउटफ्लो? इनफ्लो सर। इनफ्लो। इंक्रीज इन डेट। और अगर आपको पता लगता है कि आपने कुछ पेमेंट रीपे कर दिया, रीपे कर दिया डेट, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस। रीपेमेंट ऑफ डेट, इट शुड बी रिड्यूस्ड, है ना? यस अगर सर। आपने फ्रेश शेयर्स इशू कर दिए, अगर आपने फ्रेश शेयर्स इशू कर दिए, अपनी इक्विटी इंक्रीज करने के लिए शेयर इशू कर दिए, तो क्या होगा, इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो सर। इनफ्लो। इशू ऑफ शेयर्स, इनफ्लो। एंड अगर आपने डिविडेंड पे करा होता तो क्या होता, आउटफ्लो। आउटफ्लो। ठीक है,
So by this you will be able to have an idea about three statements: CFO, CFI, CFF. So when determining the change in cash flow, आप क्या करोगे? जो भी आपका CFO आया उसको मेंशन करोगे, जो भी आपका CFI आया उसको मेंशन करोगे, जो भी आपका CFF आया उसको मेंशन करोगे, and you will be able to determine the change in cash flow statement. Now analyst, please tell me what will be the ideal scenario? आइडियल सिनेरियो क्या होगा? मुझे बताइए, आप एज एन एनालिस्ट कब खुश होगे? अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव नजर आएगा तो आप खुश होगे क्या? अच्छी बात है भाई, आप ऑपरेशन से पैसा कमा रहे हो एंड इट इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो, इट इज अ गुड थिंग. आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव नजर आ रहा है, इट इज अ गुड थिंग, यू शुड बी हैप्पी. अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहा है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? बैड थिंग. बैड थिंग. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स अगर पॉजिटिव नजर आ रहा है, इट इज अ बैड थिंग. अच्छा, बैड थिंग का मतलब मैं कंपनी को सेल रिकमेंडेशन दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं. मैं इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा, बट इट इज अ रेड सिग्नल फॉर मी. मुझे आगे फर्दर पढ़ना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट इट इज अ रेड सिग्नल फॉर मी. आई शुड बिकम कॉशियस अबाउट इट. तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव देख लेता हूं अपनी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, हाउ शुड आई मूव? मतलब मुझे क्या लगेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रही है, राइट? कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो से क्या कर रही है? अपने एसेट्स को बेच रही है. अगर कंपनी अपने एसेट्स को बेच देगी तो कंपनी भविष्य में जाके बिजनेस कैसे करेगी? इट माइट बी पॉसिबल कि ये टेम्परेरी हो, कंपनी का प्लान हो कि आने वाले समय में वो एक बड़ा एसेट खरीदने वाली है. इट माइट बी पॉसिबल. बट एक तो आपको हिट मिल गया ना कि यार मुझे पढ़ना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस कंपनी के अंदर, राइट? राइट? Yes, sir. Right? So an ideal scenario will be you are having positive cash flow from operating activity, negative cash flow from investing activity, and my cash flow from financing activity can be positive or negative. ठीक है, यहां पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब मैं फंड्स प्रोक्योर कर रहा हूं बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल आई एम नीडिंग दोज फंड्स फॉर द फर्दर परचेज ऑफ माई एसेट. और Yes, sir. नेगेटिव का मतलब कि आई एम जनरेटिंग सो मच ऑफ कैश कि अपने सारे डेट रीपेमेंट करना शुरू कर दिया मैंने. राइट? इज इट ओके? Yes, sir. पक्का सर पक्का? जैसे नेगेटिव होना तो अच्छी बात है, या इसमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाले में? इसमें वी कांट कमेंट. मतलब ऐसा बोला नहीं जा सकता कि नेगेटिव होना अच्छी बात है या बुरी बात है, हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, कि क्या हो रहा है. हम मतलब यहां पर देख के ना एक हिट नहीं ले सकते कि अच्छा पॉजिटिव है तो अच्छी बात है और नेगेटिव है तो बुरी बात है. सर पॉजिटिव सपोज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या मतलब? मैं फंड्स प्रोक्योर कर रहा हूं, या तो मैं यस. डेट ले रहा हूं या फिर मैं इक्विटी इशू कर रहा हूं. इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे इस फंड्स की जरूरत है फॉर द फर्दर इंक्रीज इन माय कंपनी. मैं कंपनी के अंदर एसेट्स जनरेट करना चाह रहा हूं, मैं कंपनी के अंदर एसेट्स लगवाना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है. सो पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वुड नॉट बी हार्श फॉर यू. और नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका मतलब ये हो सकता है ना कि जितना भी मैंने पुराना डेट लिया था वो मैं रीपे कर रहा हूं, इसलिए मेरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. ठीक है, तो इसके लिए मैं कमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बना सकता. इट इज अ ग्रे एरिया. ओके सर. ठीक है जी. सो इन दिस डेमो क्लास we had an idea about these statements, three statements: income statements, balance sheet, cash flow statement, how the fund is pouring all together, funds काम कैसे कर रहे हैं. ठीक है, let us keep the session till here. कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज मुझे बताइएगा. थैंक यू, एंड वी विल मीट इन दी रेगुलर क्लासेस. ओके थैंक यू सर. ओके ओके, थैंक यू. एनीथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड और आस्क? नो सर, अंडरस्टूड. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ओके, बाय बाय. थैंक यू सर.